होता या दुनिया में कोई भी एक देश, चाहे वो भारत ही होता, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति में होता, ट्रेड के अंदर वो किसी भी प्रकार से नेगोशिएटिंग मुद्रा में होता, तो वो निश्चित ही इस स्थिति को रोक सकता था। लेकिन साथियों, मोनोपोली ताकत में कितनी खतरनाक होती है, या एब्सोल्यूट पावर जो हेजिमनी तक पहुंचती है, वो कैसी होती है, दुनिया ने वो देखा। रशिया ने कंडेम किया। रशिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टेटमेंट आया कि साहब ये गलत है, हम इसकी बहुत भत्सरना करते हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से लेटर भी जारी किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने डीपेस्ट कंडोलेंसेस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को भेजे कि साहब ये जो आपके यहां पर सुप्रीम लीडर के साथ हुआ, मेरी सिंसियर सिंपैथी है उनके परिवारजनों के साथ। सर, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी, चाहिए था कि अब तक तो आप अपना S-400 500 लेकर पहुंच जाते और न्यूक्लियर बम तैनात कर देते, तब जाकर के दुनिया में युद्ध रुकते, ताकत को ताकत रोकती। लेकिन आपने वो स्टैंड नहीं लिया। खैर, इन्होंने अपने स्तर पर फोन पर बातचीत की है। इसी बीच में यूएस ने, मतलब ये रशिया जो है, ये लगातार टेलीफोनिक बातचीतों में ही बिजी है। यूएई के साथ भी इन लोगों की बातचीत चल रही है कि भैया बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के पुतिन का मामला खत्म। ऐसे में इनके ना सपोर्ट करने के रीजन में सबसे बड़ा कारण कि साहब वो यूक्रेन से युद्ध कर तो रहा है, वो खुद की समेट ले वही बहुत है। फिर वो अमेरिका को साधने में जुटा है, उसके एसेट फ्रीज हो रखे हैं, वो छूट जाएं वही बहुत सही रहेगा। इजराइल के साथ भी अपने व्यवहार भाई साहब खराब नहीं करना चाहते। जो भी हो, कुल मिलाकर के पुतिन का सक्षम ना रहना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। खैर, इनके बीच में चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया ने अब इन्हें पावरहीन और इन्हें अत्यधिक पावरफुल होता देख लिया है। इस बीच में जो भी है, रूस से आगे बढ़ते हुए, हम अगला नंबर रूस का हो इसके बारे में बढ़ते हुए अब हम शी जिनपिंग की यात्रा करते हैं, चीन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दुनिया में जब ईरान पर पाबंदियां लग रही थी, जब ईरान के ऊपर कहा जा रहा था कि तुम अपना तेल नहीं बेच पाओगे, तब चाइना बाहर निकल कर आया और इसने 25 साल के लिए $400 बिलियन की डील की और कहा कि ईरान पर जिसको प्रतिबंध लगाने हैं लगाओ, मैं ईरान से तेल खरीदूंगा। आज भी ईरान का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला अगर कोई देश था, भारत रुक गया, लेकिन चाइना लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा। 25 साल का कॉपरेशन 2021 में इन्होंने साइन किया। अब 2026 के अंदर भी अगर डेटा देखें तो आप पाएंगे कि चाइना ईरानी ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। मतलब ऑयल एक्सपोर्ट जो चाइना को होता था, वो प्रतिदिन 1.38 मिलियन पर डे होता था। आप सोचकर देखिए कि मतलब चाइना जो है वो मोर देन 80% ईरान का जो तेल है जो समुद्र के माध्यम से बिक रहा था, वो चाइना जा रहा था। इसका मतलब यह समझा जाए कि चाइना आज भी ईरान से तेल खरीदकर उसे यह विश्वास दिला रहा था कि हमें अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है। ईरान, चाइना, रशिया होल्ड नेवल ड्रिल इन नॉर्थ इंडियन सी। यह थोड़े दिन पहले भी हुआ और कुछ दिनों पहले भी हुआ। अभी एक खबर और निकल कर आई थी जब चाइना ने ईरान में अपने ड्रोन भेजे कि साहब हमारे ड्रोन का आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये सारी बातें रखी रह गई। सारे की सारे वो हथियार जो कभी चाइना ने ईरान को दिए थे, HQ-9 करके जो हथियार था, जो कि S-400 जैसा था, वो फेल मार गया और ईरान के अंदर इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से चाइनीज सपोर्ट सिस्टम, अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के सामने धराशायी हो गया। चाइना ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर कड़ी निंदा की, बहुत तगड़ी निंदा की साहब। वो निंदा दूर तक पहुंची, ईरान तक पहुंची और उसमें उन्होंने कहा कि ये ईरान की सॉवरेनिटी के साथ और सिक्योरिटी के साथ उल्लंघन है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया, कोई थ्रेट नहीं दिया। और तो और रशिया और चाइना बैठकर बतिया रहे हैं कि यार वो खमने ही मर गया, क्या करें। बोले छोड़ो, जाना ही था, हो गया काम उनका। इस बीच में तमाम प्रश्न दुनियादारी के लोग पूछ रहे हैं कि साहब चाइना हटा, रशिया हटा, अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की कि साहब ये तो कुछ कर सकते थे। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि कोई मुझे काउंट ही नहीं कर रहा है, जब मेरे संरक्षक लोग ही नहीं बोल रहे तो मैं क्या खड़ा रहूंगा। वो बेचारा अपने आप में अलग खड़ा है। बात करी जाए भारत की, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला भारत, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर हैं। हमने उनके सामने भी यही कहा कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बन रही है उसमें हम शांति की अपील करते हैं। भारत से उम्मीद की जाती थी, क्योंकि ईरान के साथ भारत की मित्रता रही है, ईरान हमारा प्रतिद्वंदी नहीं रहा। ऐसे में खमनेई के साथ जो भी हुआ उस पर भारत की तरफ से अब तक कोई भी कंडोलेंस मैसेज नहीं गया। हमारे मैसेजेस गए मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर, अपनों की सुरक्षा के नाम पर, जो हमारे लोग फंसे हैं उनके नाम पर। विदेश मंत्री के द्वारा तमाम प्रकार की बातें हुई हैं,
फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ में, इस क्षेत्र के जितने भी पावरफुल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री की सीसीएस की बैठक हुई है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं शिया समुदाय के लोगों के द्वारा खमने के लिए दी गई हैं, भारत सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि एक देश का सुप्रीम लीडर, जिसको अमेरिका ने उस दौर में मार दिया जब शांति वार्ता चल रही थी, इजराइल ने उस दौर में मार दिया जब जेनेवा में ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, युद्ध का बिना अनाउंसमेंट किए धोखे से जिसको मार दिया गया हो, बोले वो स्थिति भारत की तरफ से एक सांत्वना मैसेज की तरह ही बनती। भारत चुप क्यों रह गया, यह सवाल अब अपोजिशन भी पूछ रहा है। भारत के बारे में अपोजिशन का मतलब, भारत सरकार के रिएक्शन के बारे में अपोजिशन का कहना है कि इंडिया कभी इतना कमजोर नहीं दिखा। अपोजिशन ने भारत सरकार से सवाल उठाकर यही पूछा है कि ईरान के सर्वोच्च शिया धर्मगुरु खमनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं निकला, ना ही इजराइल और अमेरिका की निंदा में निकला। हमारे हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व क्या है, हमारा सभ्यता के मूल्य क्या है? भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो सुप्रीम लीडर के साथ कुछ हुआ है, हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। टेक्निकली वैसे ही जैसे हम खलीफा को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हमारे देश में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर रहा है। अपोजिशन की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन की सरकार रही होती तो ये शायद पहला ही मैसेज ये लिखते कि साहब गलत हुआ आपके साथ। कुछ इस तरह से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। युद्ध के दौर में भारत का क्या स्टैंड हो, यह बड़ा सवाल है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत नेतन्याहू के साथ मिलकर आया है, हेक्सागन बनाने की बात कर रहा है। इनके बीच में इस तरह की बातें होना कि भारत ने क्या ईरान को आइसोलेट छोड़ने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि जिस नेतन्याहू के द्वारा यह कहा गया कि हम भारत के साथ मिलकर हेक्सागन बनाएंगे, उस हेक्सागन में ईरान के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की बात थी क्या? क्या भारत का यही पेशेंस टेस्ट चल रहा था क्या कि आप ईरान के खिलाफ चुप रहना, हम आपकी सुरक्षा के लिए आगे से आगे खड़े रहेंगे? कौन सी सुरक्षा? यदि कल को आपको पाकिस्तान के साथ जंग करनी पड़े तो हम आपके साथ रहेंगे। यह तो वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री की इजरायली यात्रा के अगले दिन ही ईरान पर हमला होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत नेतन्याहू के साथ कोई ना कोई डील करके आया है। वो पब्लिक होगी नहीं होगी यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इस तरह से भारत केवल जीसीसी कंट्रीज के साथ, जो कि अमेरिका के प्रो हैं, उनके साथ उनकी खुशामदीद पूछ रहा है और ईरान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। यह कहीं किसी स्ट्रेटजी का पार्ट तो नहीं? यह बड़ा सवाल है और इसी वजह से लगातार सवाल हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। इन स्थितियों में भारत ने तो अपना स्टैंड पकड़ लिया, वो प्रो इजराइल हो गया, लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से सवाल इसलिए है, लेकिन वही वाली बात है कि हम करने वाले होते कौन है? हम वो करने वाले होते हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले पाकिस्तानियों ने यह कहकर चिढ़ाया था कि हमने सऊदी अरब के साथ में ऑल वेदर फ्रेंडशिप कर ली है, अगर सऊदी के ऊपर हमला हुआ तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। आज पाकिस्तान कहां दुबक कर बैठ गया? सऊदी अरब के सऊदी अरामको के ऊपर ईरान का हमला हुआ। आप तो ईरान के बड़े मित्र थे, ना तो ईरान को रोक पाए और ना ही सऊदी के साथ खड़े हो पाए। पाकिस्तान की जो इस समय हालात हुए हैं, जो ओआईसी का संस्थापक देश, मतलब मुसलमानों के संगठन का संस्थापक देश बनने वाला पाकिस्तान, मुसलमानों की लड़ाई दुनिया में लड़ने वाला पाकिस्तान, आज मुसलमानों के ही आपस में लड़ने में दुबक कर कहीं बैठा है, कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे पा रहा है। यह समझने में आता है कि इनका गरजना और इनका बरसना बहुत अलग है। पाकिस्तान में अमेरिकी विरोध में जो एम्बेसी के ऊपर जनता आ रखी है, उनको मरवा रही है पाकिस्तान सरकार। 22 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और तो और सऊदी के प्रिंस के साथ इनका जो डील था वो भी कहीं होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ भी कोई मोर्चा नहीं खोला है। कुल जमा अर्थ यह है कि हालात इतने ज्यादा बिगड़े हैं कि इस वैश्विक स्थिति में कौन किसके साथ है क्लेम ही नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि दुनिया ने अमेरिका को सुप्रीम पावर मान लिया है। उसके सामने कोई देश कोई भी रुख लेने की स्थिति में नहीं है। चाहे अपोजिशन सत्ता पक्ष को कितना भी उकसाए, लेकिन सत्ता पक्ष ये समझ गया है कि इसके खिलाफ बोलना मतलब आने वाले समय में मुसीबत मोल लेना। दुनिया का कोई देश, फ्रांस भी अपनी प्रतिक्रिया में यही कह रहा है कि इसके बारे में यूएन में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन अपोजिशन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर के इस समय ट्रंप ही सर्वे सर्वा है और दुनिया को ग्लोबलाइजेशन का ये साइड इफेक्ट देखना था जो आपके सामने इस युद्ध के रूप में देखने को मिला है।
इन सब के बीच में भारत की प्रतिक्रिया उन देशों के साथ सांत्वना की है जिन पर हमले हुए हैं, वो भी ईरान की तरफ से। पता नहीं इसे आने वाला समय कैसे लेगा, लेकिन स्थिति बड़ी ही असमंजस की है। यूएन पूरी तरह पंगु है, हर देश अपने हित बचाने में जुटा है और अमेरिका महाविनाशक बनकर दुनिया को थ्रेट किए जा रहा है। बाकी जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जहां तक बात हो हमारे एआई कोर्सेज की, जिसमें क्लॉड का जिक्र हमने किया है, समझाने में हमने ये नहीं सिखाया है कि पेंटागन ने हमला कैसे किया। हमने बताया है क्लॉड क्या है, कैसे काम करता है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ